जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है प्रतियोगिता दर्पण जून एडिशन का नेशनल न्यूज। तो जून महीना ये प्रारंभ हो चुका है और जून जो एडिशन है प्रतियोगिता दर्पण का, उसके प्रमुख खबरों को लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। इससे पहले अप्रैल तक के सारे जो प्रतियोगिता दर्पण एडिशन है उसके वीडियो अवेलेबल हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं सबसे पहले हाइलाइट्स की। कि आपको एक बार बता दें कि ये जो जून एडिशन है, जून एडिशन में आपको मुख्य रूप से अप्रैल महीने की ज़्यादातर खबरें मिलेंगी। अप्रैल और मई के ज़्यादातर खबरें आपको इसमें मिलने जा रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं इसके प्रमुख हाइलाइट्स की। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में पर्यटकों पर भयानक आतंकवादी हमला। प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में छोड़कर स्वदेश लौटे। वक्फ संपत्ति की पारदर्शी प्रबंधन के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम 1995 को स्थापित कर दिया गया है और 2025 में नया अधिनियम लागू। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू किया गया। दिल्ली 35वां राज्य बना। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में स्थान मिला। रजिस्टर में भारतीय धरोहरों की संख्या बढ़कर हुई 14। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। तमिलनाडु के लंबित विधेयकों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। राज्य स्वायत्तता के वृद्धि के लिए सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन। श्रीलंका से कच्चा तेल उद्योग वापस लेने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान फ्रांस से खरीदने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी। स्वदेश विकसित लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल गौरव का सफल परीक्षण। कूनो नेशनल पार्क से 2 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य बसाए गए और देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन ब्रिज का प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ उद्घाटन। आइए अब यहाँ से चलते हैं, खबरों को देखते हैं विस्तार में। ये सारे खबर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आगामी परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स जरूर दिलाएगा। सबसे पहले जो खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है हाल फिलहाल में 22 अप्रैल के हुए पहलगांव घटने के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीकली प्रोग्राम के अंदर एक डेप्थ वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमने बना रखा है। उसको मैं करता हूँ कि आप लोगों ने देखा है। आइए देखते हैं इस मैगजीन के माध्यम से क्या क्या पक्ष बताए जा रहे हैं। आपको याद है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव घाटी में 5 आतंकवादियों के द्वारा एक बहुत ही खतरनाक कहें या इसको शर्मनाक कहें, यह कहना मुश्किल है, इनके द्वारा यह आतंकवादी हमला किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों की मृत्यु हुई है। आइए देखते हैं पूरा क्या न्यूज़ है। एक अत्यधिक दुस्साहसिक और शर्मनाक घटना के तहत आतंकवादियों ने गत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने पहलगांव से 10 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर हिंदू को निशाना बनाया था। मारे गए 26 लोगों में से 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग थे। इस दर्दनाक आतंकी हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद अब तक का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया था। प्रधानमंत्री इसी बीच सऊदी अरब की राजकीय यात्रा को छोड़कर भारत लौट आए। ये हमला उस समय हुआ जब उपराष्ट्रपति जी.डी. विंस 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए हुए थे। साथ ही 3 जुलाई से ही शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए भी पंजीकरण की प्रक्रिया 1 सप्ताह पूर्व ही शुरू की गई थी। आपको इसके साथ बता दें कि इसी के साथ वो समय था जब प्रधानमंत्री के द्वारा वंदे भारत ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लिए भी शुरू किया जाना संभावित था, लेकिन चूंकि खराब वेदर के कारण उसे टाल दिया गया था। और इस पूरे हमले की जो जिम्मेवारी ली थी शुरुआती दौर में पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन, जिसे हम TRF के नाम से जानते हैं, लश्कर-ए-तौयबा से संबंधित गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा इसकी जिम्मेवारी ली गई थी। लेकिन चूंकि मैं जिस समय ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज दिनांक है 3 जून और इस समय तक इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं और भारत ने इस आतंकवादी हमले का बहुत ही जोरदार जवाब भी दे दिया था ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पाकिस्तान के न केवल आतंकवादी पोस्ट को उड़ाया बल्कि पाकिस्तान के लगभग एयरबेसों को भी उड़ा दिया था भारत ने। और भारत ने कड़ा संदेश दिया था कि आज के बाद कोई भी आतंकवादी हमला भारत पर होता है तो इसे वॉर एक्ट माना जाएगा। तो हमले के संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पंक्ति लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी। हालांकि ये सब चीज़ ऑलरेडी कवर हो चुका है। पहलगांव के आतंकी हमले से देश भर में रोष व्याप्त है। कहानी ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहा कि आज तक इससे पहले जब जब आतंकवादी हमला होता था तब तक जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों का विरोध करते थे। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है कि इस बार 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के द्वारा हड़ताल किया गया था। ये इस पूरे मामले में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है और ये बदलाव यह स्पष्ट करता है कि इस बदलाव के द्वारा
आप देख रहे हैं कि कश्मीर में विकास को किस तरीके से लोग समझ रहे हैं और लोग पाकिस्तान के एजेंडे को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी का हित धारक नहीं है, खासकर कश्मीरियों का तो बिल्कुल ही नहीं है। और इस घटना के बाद पाकिस्तान कंप्लीट रूप से यहाँ पे एक्सपोज हो गया है और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे कश्मीर में पाकिस्तानियों के प्रति आप देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। तो इससे लेकर जो पाकिस्तान पे भारत ने जो कठोर निर्णय लिए थे शुरुआती दौर में, जो है वो 5 निर्णय जो भारत ने लिया था, जिसमें 1960 के सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया, जो आज तक कभी स्थगित नहीं किया गया था। भारत ने 1971 का इसके बाद वॉर लड़ा, 1999 का करगिल वॉर हुआ, उसके बावजूद भी भारत ने इसको स्थगित नहीं किया था। लेकिन सिंधु जल समझौता को भारत ने क्या किया है, स्थगित कर दिया है और आज तक ये बना हुआ है। अटारी वाघा जो चेक पोस्ट है उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है, जो आज तक ये चल ही रहा है। हालांकि अब यहाँ पे परेड जरूर हो रहे हैं, लेकिन आज गेट नहीं खुल रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा को बंद कर दिया गया था, जो आज तक बंद है। और 48 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था, जो हो चुका है। और यहाँ के जितने भी उच्च आयोग हैं उसके ऊपर पर्सोना नॉन ग्रेटा का घोषित कर दिया, मतलब देश निकालो का जो है वो आदेश दिया गया था, जो ऑलरेडी जा चुके हैं। और उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई थी, जो कि हो चुका है। तो कुल मिला के है कि चूंकि ये मैगजीन जो है वो जो खबरें होती हैं वो आपको लगभग 1 से 1.5 महीना पुराना होता है और इसके ऊपर लगातार हमने कवरेज किया हुआ है अपने वीकली प्रोग्राम के माध्यम से। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें वो लगभग सारी जानकारियाँ मुझे उम्मीद है कि आपके पास होंगी। इससे बड़ा जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी दिन का ये खबर है कि प्रधानमंत्री वापस से 6 जून को आप देखेंगे कि कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। मतलब पहलगांव और साथ ही साथ खीर भवानी मेला भी आयोजित किया जा रहा है। तो मतलब कश्मीर का जो ये पर्यटन है वापस से अब अपने पटरी पे आने लगा है। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है और साथ ही साथ भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है वो अभी विदेश में गया हुआ है, जहां पे अपना अपना पक्ष रख रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों का काला चिट्ठा वहां पे खोल रहा है। तो अभी तक अपडेट यही रहा है और इसका जो परिणाम निकला है वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो हमने पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि पहलगांव जो आतंकवादी ये हमला हुआ है, तो ये पहलगांव जो घाटी है किस नदी के ऊपर है, तो इसको याद रखिएगा, ये लीदर नदी के ऊपर स्थित है। चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम 1995 को विस्थापित करके नया अधिनियम 2025 लागू कर दिया गया है। जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक की मैटर जो है वो कंप्लीट रूप से आप देखेंगे कि चर्चे में बना हुआ है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये एक चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है। हुआ क्या था इस बात को समझते हैं, पूरा का पूरा ये न्यूज़ क्या है, आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है इसे समझते हैं। वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए वक्फ बोर्ड क्या है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक ऐसी कमेटी है जो मुख्य रूप से जितने भी इनके संपत्ति होते हैं, दानकर्ता होते हैं, उसे एक जगह संगठित किया जाता है। लेकिन इसके कार्यप्रणाली को लेकर शुरुआती दौर से ही काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। आज के डेट में जो ये पूरी जो वक्फ बोर्ड है, इसके पास आप कहेंगे तो दुनिया की सबसे ज़्यादा संपत्ति, मतलब तीसरे नंबर पे संपत्ति के मामले में आता है। पहला दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं सेना और रेलवे के बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और इसी को रेगुलेट करने को लेकर आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा नया अधिनियम को पारित किया गया है। क्या है पूरा देखते हैं। तो वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए दूरगामी महत्व का एक कदम उठाते हुए विपक्ष में भारी विरोध के बीच भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। तो इसको आप देखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए 8 अप्रैल 2025 को, खासकर बीपीएससी का जो 71st एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो 8 अप्रैल 2025 को इसको लागू किया गया है और इसके लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। अप्रैल 2025 में किया गया। वक्फ संपत्तियों के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को संसद में पेश किया गया था और इसे जांचने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए संयुक्त समिति को संदर्भित किया गया था। मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, जिसको हम लोग जेपीसी के नाम से जानते हैं। और भाजपा के जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 36 बैठकें की हैं और हितधारकों के साथ, राज्य सरकारों के साथ ये सारी मीटिंग हुई है और अंततः समिति की सिफारिशें का आधार मूल विधेयक में कुछ परिवर्तन सरकार ने किए थे। तो जो शुरुआती दौर में विधेयक था उसके ऊपर सरकार ने कुछ परिवर्तन किया। 2 अप्रैल 2025 को विपक्ष ने इसके लिए वॉकआउट भी किया था, लेकिन इसके बीच में चूंकि अच्छी खासी में अभी तत्काल जो सरकार है उसके पास बहुमत है, इसके माध्यम से आप देखेंगे कि इसके ऊपर सारे संशोधनों के ऊपर 12 घंटे तक लगातार चर्चा किया गया और अंततः 288 और 232 के बहुमत के साथ इसे पारित कर दिया गया है। तो पक्ष में 288 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े और इसके साथ ही ये जो पूरा का पूरा बिल जो है वो पारित हो चुका है और आज के समय में एक कानून बन चुका है।
अगले ही दिन 3 अप्रैल को 13 घंटे की लंबी चर्चा के पश्चात राज्यसभा में भी इसे पारित किया गया। राज्यसभा में 128 के बनस्पत 95 के बहुमत से ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति का अनुमोदन 5 अप्रैल को प्राप्त होने के पश्चात अब ये एक्ट बन चुका है। और इस एक्ट को किस नाम से जानते हैं, तो उम्मीद एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उम्मीद एक्ट जो है वो किससे संबंधित है। उम्मीद का जो फुल फॉर्म है उसे जरूर याद कर लें, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। एक बार फिर से सुन लें कि जो अभी वक्फ अधिनियम 2025 लाया गया है उसे उम्मीद एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। 8 अप्रैल को इसे पारित किया गया था और इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट का रूप इसने ले लिया है। गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8 अप्रैल 2025 से यह कानून के रूप में आ चुका है। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निःशरण विधेयक 2025 को भी संसद में पारित कर दिया गया। तो जो पहले के जो है उसको कैंसिल भी कर दिया गया है। क्या क्या मुख्य बातें हैं इस एक्ट के अंदर उसको जरा समझने की आवश्यकता है। तो नए संशोधन अधिनियम के तहत अब राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत आने वाले स्मारक और जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। मोर इंपॉर्टेंट, अभी तक देखा होगा कि जिसका कोई संपत्ति या वारिस नहीं होता था उसको क्या किया जाता था, उसको वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। या कोई पुराना धरोहर स्थल है, चूंकि यहाँ पे लंबे समय तक मुगलों का राज रहा है और वहाँ पे इस तरह का कोई भी आप देखेंगे साक्ष्य मिलता था तो उसे वक्फ जो बोर्ड है अपने अंदर ले लेती थी। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो नए संशोधन अधिनियम के तहत अब राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों और जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। और वक्फ के लिए दान दी जाने वाली संपत्ति पर दानकर्ता का स्वामित्व होना अनिवार्य है। मतलब जब तक आपके पास पेपर नहीं होगा आप दान नहीं कर सकते हैं। कोई विवादित या बिना रजिस्टर्ड संपत्ति वक्फ को नहीं दी जा सकेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं का कोई जमीन जो है वो वक्फ के नाम कर दीजिएगा। तो एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। वक्फ के लिए दानदाता को कम से कम 5 वर्षों तक प्रैक्टिकली मुसलमान व संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। मतलब केवल मुसलमान ही इसमें दान दे सकता है। साथ ही साथ वो 5 वर्षों तक उस संपत्ति का मालिकाना हक भी उसके पास होना चाहिए। महिलाओं को वक्फ समर्पण से पहले अपनी सही विरासत मिलनी चाहिए। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए भी विशेष प्रावधान संशोधन में किए गए हैं। वक्फ के तहत पहले से पंजीकृत संपत्ति वक्फ संपत्तियों में ही रहेंगी जब तक कि वह सरकारी भूमि के रूप में पहचानी न जाए। ये पैरा कह रहा है कि जो वक्फ की संपत्ति जो काफ़ी चल रहा था कि जो संपत्ति है वो सरकार ले लेगी, ऐसा नहीं है। जो वक्फ के पास पहले से संपत्ति है वो संपत्ति इनके पास ही रहेगी। यदि इसमें किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है, सरकारी जमीन यदि पाया जाता है तो इसे विड्रॉ किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब जिलाधिकारी करेंगे, न कि वक्फ बोर्ड करेगा। तो इसके पहले कौन सा संपत्ति वक्फ बोर्ड होगा, इसका जो सर्वेक्षण होता था वो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता था। लेकिन अब इसका जो पावर है वो जिलाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को यह गलत लगता है तो वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला है तो वह दीवानी अदालत में अपील कर सकता है। मतलब इसके अगेंस्ट में लगता है कि ये जो डिसीजन है वो सही नहीं है तो वो जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची का हवाला देते हुए आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित करने को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब यदि कोई आदिवासी क्षेत्र है उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे। इसमें से 4 से अधिक सदस्य गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह के आपको क्या मिल जाएंगे, समिति मिल जाएगी। एक केंद्र स्तर पर मिलेगा और एक राज्य स्तर पर मिलेगा। तो केंद्र स्तर पर जो समिति होगी उसमें 22 सदस्य होंगे और इसमें 4 से अधिक सदस्य गैर मुसलमान सदस्य नहीं होंगे। मतलब पूरे में से 18 जो हैं वो आपको मुस्लिम रहेंगे ही रहेंगे और इसमें 4 जो हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसमें से 3 सदस्य सांसद होंगे। तो इस पूरे सदस्य में से 3 सदस्य कम से कम सांसद होने चाहिए। 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय के होंगे, 10 सदस्य जो है वो कम से कम मुस्लिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश इसके अंदर रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक अधिवक्ता भी इसके अंदर होगा। विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 4 व्यक्ति भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी इसमें होंगे। तो पूरा मिला के कंप्लीट कमेटी बनाया गया है जिसमें लगभग सभी को हिस्सा दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के जो 10 सदस्य होंगे उसमें 2 महिलाओं का होना भी जरूरी है। तो इसमें महिलाएं भी होंगी जो पहले नहीं था। इसके अलावा राज्य स्तर पे जो कमेटी बनेगी उसमें कुल मिला के 11 सदस्य होंगे और इसमें से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो 3 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट इसमें होगा वो मैक्सिमम 3 हो सकता है। मतलब कम से कम 8 यहाँ पे मुस्लिम सदस्य होना चाहिए। इसमें से 1 पदेन सदस्य होगा, 1 अध्यक्ष होगा, 1 सांसद होगा, 1 विधायक होगा, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, पेशेवर अनुभव वाले 2 सदस्य बार काउंसिल के मतलब वकील, 1 सदस्य जो है वो होगा राज्य सरकार का संयुक्त सचिव इसमें शामिल होगा और मुस्लिम समुदाय के 4 सदस्यों में से 2 महिलाएं भी होंगी। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं कम से कम 2 महिलाएं जो हैं वो रहेंगी ही रहेंगी। तो और इस तरीके से वक्फ बिल जो है पारित हो चुका है। 8 अप्रैल से ये लागू है। उम्मीद जो है नाम का ये एक्ट आपके सामने बनकर आया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे जो इसके फैक्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं आगे। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य बन चुका है। तो आपको पता है कि जो जन आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसे PMJY के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य कवर दिया
जाता था। दिल्ली में जो इससे पहले आप सरकार थी उसके द्वारा अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। आपको पता है कि दिल्ली में जो है वो अब आपकी सरकार अब नहीं है और एनडीए की सरकार यहाँ पे बन चुकी है। भाजपा खासकर इसमें रूलिंग पोजीशन में है और जैसे ही सरकार यहाँ पे आई है वैसे ही अब प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को यहाँ पे लागू कर दी है। तो मूलतः गरीब परिवारों को निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2018 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था और अप्रैल 2025 में दिल्ली में भी लागू अब कर दिया गया है। पूर्ववर्ती आप सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में इसे लागू नहीं किया गया था और अब भाजपा सरकार के सत्तासीन होने पर दिल्ली में भी इसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जिसे एनएचए के नाम से जानते हैं और दिल्ली सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के बीच समझौता हो चुका है और 5 अप्रैल को हुए इस समझौते के बाद ये यहाँ पे दिल्ली में लागू हो चुका है। इसके पहले उड़ीसा में भी इसे लागू किया गया था और उड़ीसा इसे लागू करने वाला 34वां राज्य बना हुआ था और केंद्र शासित बना हुआ था और दिल्ली जो है वो 35वां बन गया है। आपको बता दें कि अभी हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो इसको कुल मिला के संख्या 36 हो रही है। 35वां जो है वो दिल्ली बन चुका है, मतलब एक अभी भी लेफ्ट है और कौन लेफ्ट है वो आप सभी को मालूम है, पश्चिम बंगाल। केवल पश्चिम बंगाल ही पूरे देश में एक ऐसा राज्य बना है जिसने इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया है। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के लिए 10 अप्रैल 2025 से आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो चुका है और आयुष्मान भारत योजना लागू होने से दिल्ली के लगभग 6.54 लाख परिवार इसमें लाभान्वित होंगे। लाभार्थी परिवार को नियम के अनुसार या इस योजना के अनुसार वर्ष भर में 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त 5 लाख के कवर के अतिरिक्त 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप भी अब यहाँ पे दिया जा रहा है, उपलब्ध कराएगी। मतलब कुल मिला के लगभग 10 लाख रुपये का जो स्वास्थ्य बीमा है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के बहुत ही ज़्यादा आसार हैं। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। तो पूरे वर्ल्ड स्तर पे एक रजिस्टर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूरे विश्व के प्रमुख धरोहर को शामिल किया जाता है और इस बार अब क्या किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता जो भारत का एक ग्रंथ है और नाट्यशास्त्र इसे शामिल कर दिया गया है। क्या है पूरा खबर, तो भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक बड़ी पहचान अप्रैल महीने में मिला, जब विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर उस समय मिली जब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता और भारत की ललित कलाओं का मूल ग्रंथ कहे जाने वाले भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कर लिया है। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर का उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों का संरक्षण करना है और उसे विश्व के समक्ष लाना है। तो अभी तक आप देखेंगे कि इस पूरे विश्व भर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के दस्तावेजों, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों और चित्र फिल्मों और ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स इसमें शामिल किया गया है। वर्ष 1992 से इसे प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत भारत के ऋग्वेद सहित 12 रचनाएं पहले से ही शामिल हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में स्थान पा चुके इसके अंदर सारे आप देखेंगे अभी तक क्या है, 12 शामिल हैं और 2 और जोड़ दीजिए तो अब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किए जाने से रजिस्टर में भारतीय धरोहर की संख्या 14 हो चुकी है। 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े शोध उपलब्धियों सहित 570 पांडुलिपियों को अब तक इस रजिस्टर में स्थान दिया जा चुका है। मतलब जब से ये शुरू हुआ है 1992 से इसे शुरू किया गया है और अब तक पूरे विश्व में आप देखेंगे 72 देश इसके सदस्य हैं, 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य हैं और यहाँ से 570 पांडुलिपियों की इसके अंदर जगह दिया जा चुका है। भारत से कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र के यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो हर्ष दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, कब से लागू किया गया है इसे, तो 1992 से। संख्या कितनी हो गई है अब, तो 12 + 2 अब हो गई है इसकी संख्या 14। आप भगवत गीता के बारे में जरूर पढ़ लें और नाट्यशास्त्र के बारे में भी जरूर पढ़ लें। नाट्यशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। मूलतः ये डांस से संबंधित, डांस फॉर्म से संबंधित ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रंथ है। एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे लाया है राज्यपाल को लेकर। हमेशा ही आप देखते हैं कि किसी विधेयक को लटकाने को लेकर हमेशा ही राज्यपाल चर्चे में रहते हैं और राज्यपाल को केंद्र का एजेंट के रूप में कहा जाता है। इसी बात को लेकर तमिलनाडु में लंबे समय से कई सारे विधेयक आप देखेंगे कि वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो आर रवि कुमार के द्वारा अभी तक रोका गया था और इसी के संदर्भ में तमिलनाडु जो है वो कहाँ पहुँच जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष न्याय का हवाला देते हुए अब एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुना दिया है और राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए किसी विधेयक को कितने समय तक रोका जा सकता है इसके लिए समय निर्धारित कर दिया है। तो अब इस पूरे फैसले को लेकर आप देखेंगे कि अब एक विराम, इस फैसले के बाद आप देखेंगे बहुत लंबा एक डिबेट यहाँ पे समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं पूरा का पूरा यह कहानी क्या है और पॉलिटी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकता है। राजनीतिक दृष्टि से दूरगामी प्रभाव वाले एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपालों की सख्ती तय कर दी है। 8 अप्रैल 2025 को अपने उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि विधानमंडलों के द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते हैं।
स्वीकृति के लिए आए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए 1 माह और 3 माह की समय सीमा पीठ द्वारा निर्धारित कर दी गई है। तो मैक्सिमम जो सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 1 माह से कितना 3 माह तक। अब किस किस महीने कंडीशन में 1 माह है, किस में 3 है, ये देखना होगा। ऐसा नहीं होने पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका के संदर्भ में 8 अप्रैल को सुनाया था, जिसमें विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के पश्चात विधानसभा में दोबारा पारित होने पर उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए राज्यपाल RN रवि ने संदर्भित किया था। मतलब 10 जो विधेयक थे तमिलनाडु ने पहले ही आप देखें कि इनके पास पारित करके भेजा था, इन्होंने इसे रिटर्न किया विधानमंडल को, विधानमंडल में पुनः आप देखेंगे इसको पारित किया, और जब ये इनके पास लाया गया तो इन्होंने अब राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया। मतलब कुल मिला के ये है कि अब राष्ट्रपति इसे कितने समय तक रखेंगे, उनके पास भी कोई समय सीमा नहीं थी, और ये कारण था कि कई विधेयक आप देखेंगे कि 2020 से ये विधेयक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। इस बात को और इसी चीज़ को लेकर पूरी तमिलनाडु सरकार जो है वो कहाँ पहुँच गई थी, तो पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लंबे समय तक दबाए रखने के पश्चात दोबारा विधानसभा से पारित होकर आए इन विधेयकों को, जिनमें से एक विधेयक जनवरी 2020 का है, दोबारा राष्ट्रपति को भेजने को सर्वोच्च अदालत की पीठ ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सरासरी लोकतांत्रिक विधि के खिलाफ है तथा इन्हें इस तिथि से ही पारित करार दिया गया है। मतलब जिस डेट को ये विधेयक पारित हो गया था उसी डेट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विधेयक को पारित माना जाएगा, उन्हें उस तिथि से ही पारित कर दिया जाएगा जिस तिथि को यह दोबारा मंजूरी के लिए राज्यपाल को पेश किए गए थे। पीठ के अनुसार अगर इन पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया होगा तो वह भी क्या होगा, शून्य माना जाएगा। विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने का राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं था। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 200 के अंदर। तो आपको पता है राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल नंबर 200 है, वहाँ पे किसी विधेयक को लेकर 3 तरह के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। पहला तो जो विधेयक राज्यपाल के पास आता है उसे वो पास कर दें। दूसरा, उसे क्या करें, अपने समय तक, काफ़ी लंबे समय तक लंबित रखें, और या उसे विधानमंडल को रिपीट भेज दें। और यदि ये वापस भेजा जाता है तो संभव है कि यहाँ से जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत यह विवेक पे छोड़ा गया था, राज्यपाल के विवेक के ऊपर छोड़ा गया था, और इसको समय का कोई भी जो है वो वहाँ पे सीमा नहीं दिया गया था। इसके कारण जितने भी सत्तारूढ़, जब से आप देखेंगे कि पूरे केंद्र में जिस भी आप देखेंगे कि पार्टी की सरकार होती है और उसी पार्टी का वहाँ पे राज्यपाल आपको नजर आता है, तो जिस केंद्र में जिसकी सरकार होती है जनरली वो वहाँ पे फेवर करते हुए नजर आते हैं, और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। चूँकि तमिलनाडु में जो है वो केंद्र का सरकार यहाँ पे केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है, या उसकी पार्टी वहाँ पे नहीं है, और यही कारण है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे विधेयकों को टर्न डाउन किया जा रहा था। इसी को लेकर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतांत्रिक मूल्य के अगेंस्ट बताया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2025 को इस फैसले में कहा कि इसके बावजूद अनुच्छेद 200 को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता जिससे राज्यपालों को मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों पर कार्यवाही नहीं करने की इजाज़त मिल जाए। इस मामले में समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है पीठ के द्वारा, और पीठ ने कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को फिर से विचार के लिए विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा। मतलब यदि कोई विधेयक इनके पास आता है, राज्यपाल के पास होता है, तो उसे यदि वापस विधानमंडल को भेजना है तो 3 महीने के अंदर भेजना होगा। विधानसभा से दोबारा पारित बिल, यदि यहाँ से विधानसभा से यदि वो बिल वापस से जो है अमेंड करके या पारित दोबारा कर दिया जाता है तो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी। विधानसभा में पुनर्विचार के पश्चात दोबारा पारित विधेयक पर मंजूरी केवल उस स्थिति में रोकी जा सकती है जब पुनर्विचार के पश्चात लाया गया विधेयक मूल विधेयक से कैसा हो, भिन्न हो। राज्यपाल यदि किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा 1 महीने के अंदर करना होगा। तो राज्यपाल ये देख लेते हैं कि इसे राष्ट्रपति को भेजना है तो 1 महीने के अंदर ही उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक किसी तरह का वीटो पावर नहीं है। अभी तक पॉकेट वीटो का नाम हमेशा ही आता था कि राज्यपाल अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अब इनके पास किसी भी तरह का जो वीटो है वो नहीं है। विधेयकों को लटकाए रखना अवैध है। पीठ के फैसले के अनुसार राज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सलाह से ही काम करना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो चुनी हुई जनता है वही सर्वश्रेष्ठ होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास अपना कोई विवेकाधिकार नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा है कि जनता की पसंद में बाधा बनना राज्यपाल की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। तो एक बहुत ही आप देखेंगे कि बेंचमार्क ये डिसीजन है, बहुत ही ऐतिहासिक ये डिसीजन है। आप देखेंगे कि इस डिसीजन के बाद कई सारे जो आप देखेंगे हाल फिलहाल में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कई सारा स्टेटमेंट आया है, और वहाँ पे आर्टिकल नंबर 143 को लेकर आप देखेंगे कि कई सारे जो हैं वो इसे कई बार तो अनगाइडेड मिसाइल्स का भी नाम दिया गया है। और इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 15 सवालों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट से पूछी गई है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। तत्काल जो है ये डिसीजन एक लैंडमार्क डिसीजन है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो आगे हम लोग देखते रहेंगे न्यूज़ के माध्यम से। आगे चलते हैं। राज्य स्वायत्ता में वृद्धि के लिए सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठन है। ये भी आप देखेंगे तमिलनाडु से ही
आप संबंधित हैं। मुद्दा क्या है, तो अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में सरकार ने क्या किया है, एनईपी 2020 को लागू किया था और तमिलनाडु सरकार जो है यहाँ पे एनईपी 2020 को लागू उन्होंने नहीं किया है और त्रिभाषा जो 3 भाषा का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तमिलनाडु ने यहाँ पे लागू नहीं किया था और इसी बात को लेकर भारत सरकार के द्वारा लगभग 2500 रुपये का जो एक फंड था एनईपी को लेकर वो जारी नहीं किया गया और इसी को लेकर अब तमिलनाडु के द्वारा एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया है। तो त्रिभाषा फार्मूले परिसीमन राज्यों की विधायी शक्तियों के क्षरण तथा विधायकों की स्वीकृति के मामले में राज्यपाल के साथ टकराव आदि विभिन्न मुद्दों के बीच राज्य की स्वायत्ता मतलब स्टेट इंडिपेंडेंस पर उच्च स्तरीय समिति का गठन तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिन कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में यह 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और 15 अप्रैल 2025 को विधानसभा में इसे लाया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारी अशोक वर्धन सेट्टी तथा राज्य योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष एम नागानाथ को समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र द्वारा राज्य के अधिकारों को धीरे धीरे छीना जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो आरोप है यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध को लेकर यहाँ पे आरोप है और यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे राज्यों के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है और इसी को लेकर यह कमेटी बैठी है। समिति के गठन की घोषणा करते हुए विधानसभा में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा एवं वानिकी जैसे अनेक विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको मालूम है कि कुल मिला के जो 3 सूची हैं जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि शिक्षा और जो वानिकी है इसे पहले ये राज्य सूची का विषय था और अब इसे कहाँ कर दिया गया है, समवर्ती सूची में कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में आपको पता है कि केंद्र का अपर हैंड होता है, जो केंद्र की नियमें हैं जनरली उसको तहरीर दी जाती है और इसको लेकर राज्यों का नियंत्रण जो है अब इन सारे विषयों पे कम हो गया है। मेडिकल में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश जिसको नीट कहा जाता है, इसको लेकर जो राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है के प्रावधान में राज्यों की नीतियों को दरकिनार कर दिया गया है। इस बात को भी आप याद रखें। त्रिभाषा नीति के नाम पर केंद्र सरकार राज्य में हिंदी थोपने का प्रयास कर रहा है। आपको देखें कि जब से हिंदी को लाया गया है तब से आज़ादी के समय से ही दक्षिण के लोगों के द्वारा हिंदी का हमेशा ही विरोध किया गया है और एक बार फिर से ये हिंदी का मामला आपको उठता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चूंकि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार कर दिया है और इसलिए राज्य को 2500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने जारी नहीं किए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है मामला है। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है कि शिक्षा को वापस से राज्य सूची का विषय बनाना चाहिए। अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगा, हालांकि आप देखेंगे द हिंदू इन सारी चीज़ों में इसको लेकर कई सारे रिपोर्ट छपे हुए हैं और ये मुद्दा भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अभी बना हुआ है। तो इसको लेकर आप देखेंगे कई सारी समिति इससे पहले भी आ चुकी हैं, जिसमें राजमन्नार की समिति 1969 में आया था और ये सारी रिपोर्ट केंद्र राज्य के बीच में संबंध को बेहतर करने के लिए किया गया था। अब इसमें जो भी रिपोर्ट आगे आएगा इसको हम लोग अपने अगले न्यूज़ में या वीकली न्यूज़ में कवर करेंगे। चलते हैं आगे। श्रीलंका से कच्चा दीव वापस लेने को लेकर तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है। अब एक तमिलनाडु इस पूरे महीने में आप देखेंगे तमिलनाडु का मुद्दा छाया हुआ है। तो कच्चा दीव आप यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, ये मन्नार आइलैंड दिख रहा है और यहाँ इसी के बीच में रामेश्वरम और इसके बीच में एक टॉप पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा जो है निर्जन टाइप का जो एक आइलैंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कच्चा दीव जो आइलैंड है। ये आइलैंड मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट में स्थित है और रामेश्वरम से 33 किलोमीटर मतलब 33 किलोमीटर की दूरी पे उपलब्ध है। आप देखिए रामेश्वरम है और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 33 किलोमीटर इसकी दूरी है। एक निर्जन द्वीप है और इसमें सबसे पहले आप देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी का क्या है कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन 1974 में 1974 में एक समुद्री समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि ये फिशरी के लिए जब यहाँ पे श्रीलंका जो यहाँ पे भारतीय मछुआरे जब यहाँ पे जा रहे हैं तो श्रीलंका नेवी के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, बार बार जो है इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसी बात को लेकर तमिलनाडु ने विवाद को लेकर तमिलनाडु ने कहा है और इसको लेकर इन्होंने 2 अप्रैल 2025 को अपने विधानमंडल में सर्वसम्मति से एक बिल पारित किया जिसमें सरकार को आग्रह किया गया है कि भारत सरकार अब श्रीलंका से ये कच्चा दीव जो द्वीप जो है वो ले ले ताकि इस तरह की समस्या जो है तमिलनाडु के लोगों को झेलना नहीं पड़े। तो तमिलनाडु विधानसभा ने यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका यात्रा से ठीक पहले पारित किया था और 4 से 6 अप्रैल 2025 को श्रीलंका की राजकीय यात्रा पे रहे भी थे तमिलनाडु के जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे कई सारे जो है आप देखेंगे राजनीतिक मुद्दा उठ रहा है। बीजेपी ने कहा है कि 10 साल जब ये सत्ता में थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया, तो इस पर तत्काल अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी होगा कि कच्चा दीव आइलैंड कहाँ पे है, ये आपके लिए काफ़ी होगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान फ्रांस से खरीदने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर कर दिया गया है। विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत और विक्रमादित्य पे तैनात किए जाएंगे। तो पूरा मुद्दा ये है कि आपको पता है कि जो राफेल है ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो फ्रांस
क्या द्वारा बना गया है, फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। हाल फिलहाल में भारत ने 36 राफेल जो है वो एयरफोर्स के लिए खरीदे थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेवल वर्जन है, इस नेवल वर्जन, चूंकि भारत की जो नेवी है उसके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट की काफ़ी कमी है और तत्काल जो नेवी है उसके पास सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिग-29 का जो के वर्जन है वो अभी जो नेवी है इसे इस्तेमाल करती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। और इसे बदलने को लेकर राफेल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने अब फ्रांस के साथ अब क्या किया है कि राफेल का डील किया है और यहाँ से आप 26 राफेल को खरीदने के लिए मंजूरी सीसीएस के द्वारा 9 अप्रैल को यहाँ पे दे दिया गया है। कुल मिला के 63,000 करोड़ का आप देखेंगे पूरा का पूरा ये डील है जो फ्रांस के साथ कर लिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी मतलब सबमरीन की भी मंजूरी यहाँ पे दी है, जो जुलाई 2023 में सीसीए के द्वारा इसे स्वीकार कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि राफेल विमानों की यह डिलीवरी 4 से 5 वर्ष पूर्व शुरू होगी, मतलब बाद में शुरू होगी, 4 से 5 वर्ष के बाद, मतलब 2031 तक ये पूरे 26 एयरक्राफ्ट जो है वो नेवी को मिल जाएंगे। 26 राफेल विमानों में से जो 22 होंगे वो सिंगल सीटर होंगे और 2 जो है वो डबल सीटर ट्विन सीटर का मतलब है कि ये क्या है, ये इसका ट्रेनर वर्जन होगा जहाँ पे मेन पायलट और को पायलट बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह लड़ाकू विमान हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रांत के ऊपर आप देखेंगे कि क्या है माउंट किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रांत आपको पता है कि दोनों क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो हाल फिलहाल में ही भारत में शामिल किए गए हैं। और विमान वाहक युद्ध पोत पर इसे तैनात किया जाएगा। नौसेना की शक्ति में इससे वृद्धि होगी, मतलब जो कुल मिला के जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें भारत का जो है वो आप देखेंगे कि पावर बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारतीय वायुसेना के पास 26 राफेल विमान पहले से ही हैं जो कि कहाँ पे हैं, अंबाला और हासीमारा एयरबेस पे ऑलरेडी ये फंक्शनल हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और इसका जो निर्माण है, इस एयरक्राफ्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, डसॉल्ट एविएशन के द्वारा किया गया है जो कि फ्रांस की कंपनी है। और इसको लेकर आप जान रहे हैं कि एक मुद्दा अभी गरमाया हुआ है सोर्स कोड को लेकर। तो ऐसा कहा गया है कि फ्रांस ने एयरक्राफ्ट के लिए सोर्स कोड देने से मना कर दिया गया है। सोर्स कोड एयरक्राफ्ट का क्या होता है, एक ब्रेन टाइप का होता है और इसके द्वारा ही आप इसके साथ भारत चाहती है कि इंडिजीनियस वेपन को इसके साथ इंटीग्रेट किया जाए और इसको लेकर ये मुद्दा भी आप देखेंगे कि चर्चे में है। स्वदेशी विकसित लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। तो गौरव क्या है, तो ये आप बताएंगे कि लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन्स कहा जाता है, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब कहा जाता है। ये होता है क्या है, आप एयरक्राफ्ट देख सकते हैं और एयरक्राफ्ट के साथ ये क्या होता है, यहाँ पे इसके वेपन में आप देखेंगे विंग्स के साथ ये अटैच रहता है। जो एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट्स होते हैं उसमें ये वेपन की तरह काम करता है। एयरक्राफ्ट एयर होने के बाद आप देखेंगे कि इसको एज ए SOW के रूप में एयरक्राफ्ट इसको क्या करती है, लॉन्च कर देती है। SOW जो है उसको स्टैंड ऑफ वेपन के नाम से जाना जाता है। एयरक्राफ्ट इसको लॉन्च करने के बाद यहाँ से क्या कर जाएगी, टर्न कर जाएगी और ये बॉम्ब जो है एक लंबे समय तक क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और अपने टारगेट के ऊपर क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चूंकि ये एक लंबी दूरी का है और काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक है, इसलिए ये काफ़ी चर्चे में है। यह स्वदेशी है और इसको नाम क्या दिया गया है, गौरव दिया गया है। क्या है, तो DRDO के द्वारा विकसित है। स्वदेशी विकसित लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम गौरव में सफल परीक्षण 8 से 10 अप्रैल को कर दिया गया है और इसको Su-30 के द्वारा, Su-30 Mark 1 के द्वारा इसका क्या है, परीक्षण किया गया है। 1000 किलोग्राम वजन के इस ग्लाइड बम ने इन परीक्षणों के तहत 100 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सफलता प्राप्त किया है। मतलब जिसका रेंज कितना है, 100 किलोमीटर। एक बार एयरक्राफ्ट 100 किलोमीटर दूर से ही इसको क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है और ये ट्रैवल करता हुआ अपने सटीक टारगेट तक पहुंच सकता है। DRDO के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और इसका जो परीक्षण हुआ है अभी हाल फिलहाल में चांदीपुर जो रेंज है वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। अगस्त 2024 ग्लाइडेड बम के 8 से 10 अप्रैल के ताज़ा परीक्षणों में DRDO और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ये पूरी तरह से परीक्षण जो है वो सफल रहा है। तो बस याद रखेंगे आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि गौरव क्या है, तो ये क्या है, एक LRGB है, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कुनो नेशनल पार्क से 2 चीते गांधी सागर में बसाए गए हैं। तो आपको पता है कि कुनो नेशनल पार्क को लेकर ये पहले से ही मुद्दा चला रहा है। 2 साल पहले भारत में आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसको शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में। तो अब यहाँ देखेंगे कि अब जो चीते यहाँ पे लाए गए हैं और टाइगर के बाद अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चीता लाया जा रहा है, लेपर्ड लाया जा रहा है। तो 2 वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों में से 2 चीते, जिसका नाम प्रभास और पावक है, कि अब मंदसौर के नीमच जिलों में फैले गांधी सागर जो में अब छोड़ा जा रहा है। तो आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही इन चीतों को लाया गया था और अब इन्हें कहाँ छोड़ा जा रहा है, गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो मेन है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 तथा फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया गया था और कुनो नेशनल पार्क में इन्हें बसाया गया था। 12 चीते ही अभी अब इसमें से बचे हुए हैं, मतलब 20 चीते लाए गए थे, अब इसमें कितना बचा हुआ है, केवल 12 ही बचा हुआ है। और इनमें से 2 को अब अप्रैल 2025 को गांधी सागर अभयारण्य में बसाया जा रहा है। कारण यह है कि जहाँ पे इनको अभी बसाया गया था वहाँ पे अभी खाने को लेकर काफ़ी समस्या यहाँ पे अभी बना हुआ था। तो अब इन्हें कहाँ लाया गया है, कुनो सागर में। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका देश बोत्सवाना से 8 चीते,
भारत लाने की सरकार की योजना है और इसमें से 4 मई 2025 को प्राप्त होने की संभावना है। तो अभी आप देखेंगे बोत्सवाना से भी 8 चीते भारत में आने वाले हैं, तो इसको आप जरूर याद रखें, प्रोजेक्ट चीता और कितने कहाँ से लाए गए हैं। देश में पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज का उद्घाटन गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है। तो ये आपको पता है कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तमिलनाडु के पंबन द्वीप में रामेश्वरम को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से जोड़ता है। 2.07 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, आप देख सकते हैं समुद्र के बीच बीच ब्रिज है। इसकी खासियत ये है कि इससे ट्रेन और जो शिप है दोनों रेगुलेट हो सकते हैं। शिप आने के समय ये पूरा का पूरा जो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो रेलवे लाइन है ये लिफ्ट कर जाएगा और यहाँ से शिप जा सकती है और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से ट्रेन पास किया जा सकता है। तो रेल ब्रिज न होकर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए समुद्री जहाज का आवागमन भी इससे हो सकता है। 110 वर्ष पुराना यह पुल था जो कभी रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता था। रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला नया पंबन ब्रिज रेल के बीचों बीच 72.5 मीटर लंबा नेविगेशन स्पैन का हिस्सा है। 17 मीटर की ऊंचाई तक इसको उठाया जा सकता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री के द्वारा आप देखें इसका उद्घाटन किया गया था। जो नया पंबन पुल है इसे 1914 में, जो पुराना वाला यहाँ पे था उसे 1914 में पंबन पुल जो कि एक सेंटीलीवर ब्रिज था 14 लोगों की मदद से लीवर से खोला गया था। तो काफ़ी पुराना है, अब ये जर्जर स्थिति में था और काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका था। नए पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी कब? नवंबर 2019 में। 5 साल के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो चुका है। निर्माण कार्य 2020 में शुरू हुआ था। 550 करोड़ की ये पूरी योजना थी और आरबीएनएल के द्वारा इसे पूरे योजना को कंप्लीट किया गया है। रेलवे का आवागमन आप देखेंगे 6 अप्रैल से इस पर शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी। इसके अलावा स्पेडेक्स मिशन का दूसरा डॉकिंग सफल हो चुका है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है अपने वीकली प्रोग्राम में ही कि भारतीय इसरो के द्वारा आप देखेंगे कि भारत अपना खुद का क्या बनाना चाह रहा है, भारत स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है और उसको लेकर 2 सैटेलाइट को जोड़ने के लिए आप देखेंगे स्पेडेक्स मशीन लॉन्च किया गया था, जोड़ने और डिटेक्ट करने के लिए, जिसको डॉकिंग और अनडॉकिंग कहा जाता है। और इसी के लिए स्पेडेक्स मिशन जिसको SDX-1 जो कि एक चीजर है और SDX-2 जो है वो चला गया था और यह 20 अप्रैल को कंप्लीट रूप से सफल हो चुका है। तो इसी को लेकर ये पूरा का पूरा न्यूज़ आया था। हालांकि इससे पहले भी ये न्यूज़ चर्चे में था। इस पूरे आप देखेंगे स्पेडेक्स को PSLV C60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये वृत्ताकार लो ऑर्बिट में ये घूम रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी बार इसने डॉकिंग अनडॉकिंग का जो आप देखेंगे प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है और दोनों ग्रह को दोबारा से डॉकिंग 20 अप्रैल को कर दिया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। स्पेडेक्स मिशन किससे संबंधित है? डॉकिंग किससे लॉन्च किया गया था? PSLV 60 से लॉन्च किया गया था। तो इसी के साथ इस सेशन में हमने नेशनल न्यूज़ से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता दर्पण के इस जून एडिशन में खबरें थे उसको हमने विस्तारपूर्वक यहाँ पे चर्चा कर लिया है। आपसे अनुरोध है कि आप भी एक बार इस मैगजीन के साथ इन नेशनल न्यूज़ को हार्ड कॉपी में जरूर पढ़ लें ताकि आपकी समझ और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। मुझे उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में जहाँ चर्चा करेंगे कुछ और नए खबरों के लिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।